ये दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आपका स्वागत है अहमदाबाद क्लासेस में। जैसा कि हमने कल इकोनॉमिक्स में बता रहा था, अर्थशास्त्र के विषय में बहुत सारा चीज। किसी का कमेंट आया कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका टॉपिक क्लियर कर दे, ज्यादा से ज्यादा कोई दिक्कत ना रह जाए किसी भी प्रकार का। कहा गया है हौसले बुलंद हो तो फैसले करीब है, अगर जिगर हो दम में तो अगर मंजिल भी क्या दूर है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। इसी के साथ हम कैसे हैं, मैंने आज बताया था कि पहला फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हमारी अर्थव्यवस्था क्या था, पहले क्या था और आज का एक अर्थशास्त्र क्या है। जैसे पहले का अर्थशास्त्र जो हुआ करता था हमारे हाथों में नहीं था। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले देखा जाएगा तो ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज जो है एक नियम लाया था, फूट डालो और शासन करो, अर्थात डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज का मेन सिद्धांत था भारतीयों को फोड़ना, और उन्होंने इतिहास में यहां तक जिक्र कर दिया कि हिंदू मुस्लिम को भी लड़ाने का काम करता था। किसी का अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बहुत सारा प्रहार किया है। और यहाँ तक कि जब कारतूस इनफ्लाइट का निर्माण उन लोगों ने किया और भारतीय लोगों के पास लड़ने का यंत्र नहीं था, ये भाला बर्ची जो घरेलू सामान था, देसी जुगाड़, वही से लड़ते थे। लेकिन अंग्रेजों के पास मिसाइल था, तो मिसाइल होने के कारण वो ताकतवर बन गया और अपना नियम लागू कर दिया। तब बात आया उपनिवेशवाद पर। उपनिवेशवाद में क्या होता था कि जैसे कि मान के चलिए एक ट्रक आ रहा है रास्ते से, मान चलिए ट्रक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ट्रक आ रहा है, मार दिया ऑटो वाला के 3 पहिया के मुंह थुरा गया। तो अर्थात ये क्या हुआ, ताकतवर हुआ, ट्रक क्या हुआ, ताकतवर। अंग्रेज यही उपनिवेशवाद में संलिप्त हो गया। ये ताकतवर था और अपने से कमजोर देशों में क्या होता गया, तब्दील होता गया, जिसके कारण सभी देश को क्या कर दिया गया, गुलाम कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं उपनिवेशवाद का परिभाषा में कोई शक्तिशाली राष्ट्र जब अपने से कमजोर देशों पर पूरा आधिपत्य जमा ले और उस देश की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था अपने हाथों में ले ले, तो हम उपनिवेशवाद कह सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, वीडियो रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्रों पर आर्थिक और राजनीतिक दबदबा कब्जा कर ले और उस देश की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ले, तो वह क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार 2 है। एक में आता है पहला, लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उसका उत्पादन करती है, यानी लोगों को जो जरूरत है, जो लोगों को जरूरत है, जरूरत क्या है, जैसे कि खेती करना है तो खेती के लिए मशीन की जरूरत है, दवाई कीटनाशक, बहुत सारे चीजों का आवश्यकता होता है। उसके बाद आता है लोगों को रोजगार देने के लिए। हर व्यक्ति के पास तो अपना खेत नहीं है, ना खेत है और जीवन जीना है, बीवी बाल बच्चे भी है, परिवार भी है, अपने भी है, खुद खाना है, दूसरों को भी खिलाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। तो कहा जाता है जब भारत में अंग्रेज आया उस समय लोगों को बड़ा सुख सुविधा दिया। जैसे कि पहले तो अंग्रेजों के आने से अफगानी ईरानी भी लूटा भारत को। जब अंग्रेज आया कुछ न कुछ सुविधा दिया भारतीयों को, लगा लोगों को बाप रे तो भगवान के रूप आया, फिर छठी मैया जन्म लिया है। फिर कुछ दिन के बाद हुआ क्या, जब अंग्रेज अत्याचार करने लगा भारतीयों पर, तब अंग्रेजों को लगा कि शायद यह महाशत्रु पैदा हो गया है। रहते अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना में आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि से अर्थात खेती बाड़ी करना, हम लोग खेती करते हैं, उससे भी इनकम आता है, पैसा। मन में केरा रोप दिए तो केरा से एकदम आमदनी आता है, सारा केरा भेज दिए हाजीपुर से पटना गद्दी पर, वहां से धड़ाधड़ बैंक भेज रहा है पैसा। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखाना। मान चलिएगा आपके पास करोड़ रुपया थे, कायला में बैठल रहेंगे, धड़ाधड़ अपना फैक्ट्री बैठा दिए, सीमेंटे बना शुरू कर दिए, न होगा तो खपटिए बना शुरू कर दिए, कुल्लट जो भी है उससे हम रोजगार भी लोगों को देते हैं और अपने आप का पैसा भी कमाते हैं। दूसरा आता है फिर अगला टॉपिक में सेवा क्षेत्र यानी कि जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को जो खास तौर पर सेवा देता है, जैसे बैंक,
पैसा की जरूरत को पूरा करता है, पैसा हम वहां रखते हैं और निकालते भी हैं। बिजली, अगर बिजली ना रहे तो समझोगे अभी भी 1 घंटा के लिए बिजली चल जाए लोगों को लगता है कि प्राण निकल गया। खासकर गर्मी के दिन में एकठा जाता है लोग सब, तो क्या होगा, मर जाएगा लगता है। उसके बाद आता है गैस। एक दिन खाना नहीं बना तो पता चला कि सारा दुनिया चौड़ा हो गया है गोल से। ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें लोग क्या करते हैं, अपना खुद पूंजी लगाता है। किसी भी काम करने के लिए निजी व्यक्ति पूंजी लगाता है और उस पूंजी को आगे तक ले जाता है, उसमें लोगों को रोजगार देता है। कोई फैक्ट्री बैठाया, किसी न किसी प्रकार के लोगों से काम लिया जाता है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है। दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या करता है, समाज के कुछ लोग मिलकर के ही इसको संचालन करें। इसमें सरकार का गाइडलाइन केवल होगा, लेकिन इसमें गाइडलाइन पूंजीवादी में नहीं होगा। ये सरकार की नजर से छिपा के किया जाता है, ये सरकार की नजर में किया जाता है। आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात सरकारी काम है लेकिन करेगा कौन। अब सरकार काम करवाएगा, नीतीश कुमार कोई काम करवाएगा तो विदेश से तो आदमी नहीं मंगाएगा, इंजीनियर को मंगा सकता है ज्यादा से ज्यादा, बड़े बड़े मैकेनिक को, लेकिन मजदूर तो कहाँ के रहेगा, यहीं के मजदूर खटेगा। तो स्वाभाविक है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का भी काम है और आम व्यक्ति का भी उसमें काम होता है। उसका संचालन सरकार करेगा। सरकार किसी एक व्यक्ति को उसका मालिक बना देगा, मालिकाना हक देगा, और सरकार अपने हिसाब से उसमें मजदूर तय करेगा। लेकिन ज्यादातर दायित्व निजी हाथों में ही दिया जाता है। तो जो सरकार के नजर में, तो आर्थिक नियोजन सामाजिक बता रहे हैं कि आर्थिक नियोजन सामाजिक आर्थिक विकास एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। खास तौर पर ये जो आया था आर्थिक नियोजन, सभी के विषय में सोचा गया। अमीर गरीब बड़े छोटे सभी जाति के लोगों को इसमें हक की बात किया गया था। लेकिन योजना आयोग का काम जो होता है ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है कि एक टारगेट होता है कि हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल में हम इतना काम करेंगे। पिछले सरकार क्या किया और हमको क्या करना है। कोई भी सरकार सोचता है हम उससे बेहतर से बेहतर काम कर सके हैं अपने 5 वर्षीय योजना के तहत में। ये 5 वर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, माननीय प्रधानमंत्री उस समय जब भारत में योजना को गठन हुआ तो उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। उन्होंने अनेक सारे स्कीम लाए जिसके अंतर्गत नहर भी बनवाए, कितने बैंक सारे भी स्थापना करवाए, इंस्टीट्यूट का भी, शैक्षणिक संस्थान, बहुत सारे काम है, उसको नाम नहीं बता सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में जो आया, खासकर 2014 में, इन्होंने सारे सिस्टम को ही हिला के रख दिया। एक भी काम को इन्होंने हिसाब से नहीं किया। जो भी फाउंडिंग काम था, खास करके नेहरू जी के या देश की आयरन लेडीज इंदिरा गांधी की, सारे कामों को इन्होंने ठप कर करके उन्होंने लाया नीति आयोग। तो जो नीति आयोग हो या योजना आयोग है, इसका प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होगा, सर्वे सर्वा, वह एक्शन ले सकता है। जैसे में नोट बदलना है तो नोट बदलने की बात सरकार राज्य सरकार से नहीं पूछेगी, बल्कि उनके पास सब कुछ का पावर रहता है। इसीलिए वो ना राज्यपाल से पूछता है ना राष्ट्रपति से पूछता है, क्योंकि सर्वे सर्वाध्यक्ष खुद वो है। तो इसीलिए ना मोदी जी जब मन तब आता कहता है बवंडर हो जाएगा, 2 बजे रात में चलो 2000 के नोट बंद करो। इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। उसके बाद भारत में 10 पंचवर्षीय योजना अब तक पूरा हो चुका है। अब तक जो है भारत में 10 पंचवर्षीय योजना पूरा हो चुका है। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2007 से 12 तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। जब 2004 से 9 में रहे, 9 से फिर बने, और ये लगातार रहते गए। 14 में क्या हुआ, नेहरू जी की सरकार गिर गई, अर्थात कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में